औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ीद नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और मईशत में एक बार फिर जावेद मसूद ताहिर भट्टी। हमारी ये कोशिश रही है कि हम मुल्क के सियासी और माशी हालात को देखते हुए बेहतर प्रपोज़ल दे सकें और उसके लिए मुख्तलिफ़ एक्सपर्ट से राय ले सकें। आज के हमारे मज़ीज़ मेहमान निगरानी में जनाब सैयद तौक़ीर हुसैन बुखारी साहब, जो टैक्स बार के प्रेसिडेंट रहे हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और बड़ा वसी तजर्बा रखते हैं टैक्स मैटर का ख़ास तौर पे, और सुप्रीम कोर्ट में जनरल प्रैक्टिस भी और मुल्क की हालात पे भी नज़र रखते हैं। जनाब सैयद मोहम्मद अब्बास बुखारी साहब LLM किया है उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से, कंट्रैक्ट लॉ स्पेशलिस्ट हैं, इंटरनेशनल बिजनेस लिटिगेशन के हवाले से भी इनका स्टडीज़ हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से, और ये भी एडवोकेट हैं और हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं और तजर्बा रखते हैं माशाल्लाह टैक्स मैटर्स का। तो मैं स्टार्ट लेता हूँ जनाब बुखारी साहब से। बुखारी साहब, क्या आप समझते हैं कि आइंदा मौजूदा गवर्नमेंट ने इतना पीरियड अपना पूरा किया, इनके क्लेम दावे मुख्तलिफ़ हवाले से रहे कि हम मुल्क की माशी हालात को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, हुकूमतों में बहुत सारी तब्दीलियाँ भी आती रही हैं। हफीज़ शेख साहब जो बड़ा तजर्बा रखते थे वज़ारत फ़ाइनेंस का, उनको भी लेके आए, लेकिन कोई नुमायाँ तब्दीली सिवाय इसके नहीं आ सकी कि IMF से हमारे रवाबत और ज़्यादा बेहतर हुए और हम ज़्यादा लोन लेने में कामयाब हुए वहाँ से। अब उसका इम्पेक्ट क्या होगा ये तो देखा जाएगा। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि आइंदा बजट को मद्देनज़र रखते हुए और मुल्क के हालात को मद्देनज़र रखते हुए आप क्या समझते हैं कि क्या हालात रहे हैं, आपका इस बारे में क्या व्यू है? थैंक यू वेरी मच सर, वेलकम सर। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ सर, आपने अपने इस प्रोग्राम में मुझे दावत दी। वेलकम सर। और जहाँ तक जो आपका सवाल है सर, इसमें तो मैं एक ही बात करूँगा कि हम आज जिस डेट पे हम खड़े हैं 2021 आ गए, तो अभी तक हम लोग जो एक्सपेरिमेंट है उस मोड से नहीं निकले। अभी तक तजर्बाती मोड में ही हम चल रहे हैं। जिस वक्त PTI की गवर्नमेंट आई तो तमाम लोगों को सब समेत हमारी भी यही एक्सपेक्टेशंस थी कि इसमें कुछ काम बेहतर होंगे। जी जी, और जो दावे किए जा रहे थे, बिलखसूस जब FBR के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब भी बात की तो उन्होंने आते ही सबसे पहले यही बात की कि FBR ठीक हो जाए, नहीं तो मैं नया FBR बना दूँगा। हाँ, नया FBR तो खैर नहीं बन सका, लेकिन FBR में हर वक्त प्रॉब्लम ही रही। जिस दिन से ये गवर्नमेंट आई है, FBR कभी चेयरमैन चेंज हो रहा है, कभी मिनिस्टर चेंज हो रहा है, कोई कंटिन्यूटी नहीं है। और जो ऑफिसर वहाँ बैठे हैं उनको भी नहीं पता कि कल हम यहाँ पे हैं या नहीं हैं। लेकिन ये दावा तो है कि हमने टैक्स रेवेन्यू जी वो टैक्स रेवेन्यू जैसे बढ़ा, वो भी उसकी तरफ पे आता हूँ। अब जो आप अगर मौजूदा सूरत देखें, अभी चेयरमैन साहब को उन्होंने, जो चेयरमैन FBR है, अभी उनको थोड़ा सा यकीन आया है कि जी मैं वाकई अब चेयरमैन FBR हूँ। इससे पहले तो जो नोटिफिकेशन इशू होते रहे वो सर आपकी नज़र से भी गुजरते रहे कि जी फ़लाँ तारीख तक के आप चेयरमैन हैं और फ़लाँ डेट तक के आपके चेयरमैन हैं। जब एक ऐसा अदारा जो आपके पूरे मुल्क की इकानमी को उसके के इंजन के तौर पे काम कर रहा है, उसके चेयरमैन को ही नहीं पता कि मैं यहाँ पे कितने दिन के लिए हूँ और मैंने काम क्या करना है क्या नहीं करना, और उसकी टीम को भी किसी किस्म की कोई बैक से कोई सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट की, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स इसी तरह के आएंगे। अब आ जाए, अगर जो रेवेन्यू टारगेट्स पूरे हो रहे हैं ना सर, हमारा, मैं अक्सर हर जगह यही कहता हूँ कि जो इनकम टैक्स है या सेल्स टैक्स है, हम लोग मोर देन 90% से ज़्यादा हम विद होल्डिंग पे खड़े हैं। इसमें कोई FBR का किसी का कोई कमाल नहीं होता, वो ऑटो पे लगा हुआ है सिस्टम, वो पैसे आ रहे हैं। जी, मोबाइल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती है, आपकी महंगाई बढ़ती है, चीज़ें महंगी होती है। जो चीज़ 100 रुपीज़ की थी उसमें 17% आपने, मैं आसान करके लोगों के लिए बात कर देता हूँ कि एक चीज़ 100 रुपीज़ की है
तो सेल्स टैक्स उस पर 17 रुपीज़ है। तो अगर वो चीज़ 100 से 150 की होगी या 200 की होगी तो ऑटोमेटिकली उस पर जो टैक्स है वो भी ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं हुआ कि जिसकी वजह से आपके रेवेन्यू टारगेट्स पूरे हुए हैं या रेवेन्यू टारगेट बढ़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोग्रामिंग से नहीं है, बल्कि ये इन्फ्लेशन है। और आसान लफ्ज़ों में अगर कह दे तो महंगाई है। महंगाई की वजह से जो है ये सारा कुछ बढ़ा है। इसमें कोई कमाल नहीं है और गवर्नमेंट से तो हम आज भी यही तवक्को रखते हैं कि कोई इसके लिए बेहतर इक़दाम लें और एक टैक्स एक्सपर्ट्स की टीम बनाएं। जो टीम में इस वक्त काम कर रही हैं वो बड़े एक्सपर्ट हो गए, सारा कुछ होगा, लेकिन इसमें जो कमी मैं महसूस कर रहा हूँ वो ये है कि स्टेक होल्डर्स को साथ लेके नहीं चला जा रहा। स्टेक होल्डर्स से मुराद है चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, फेडरेशन जो FPCCI है वो है, और बार एसोसिएशन है, बिलखसूस बार एसोसिएशन में जो टैक्स बार्स एसोसिएशन है। तो ये अपने तौर पे ही एक टीम बना के अगर आप काम करेंगे तो रिज़ल्ट्स इसी तरह के आएंगे। जब आप इसको वाइड करके नहीं करेंगे तो रिज़ल्ट्स आप बेहतर नहीं ले सकते। जी बुखारी साहब, आप क्या समझते हैं? आपने सिस्टम को देखते हैं, कोर्ट्स में भी जाते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं ये किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? या आप सर, इसमें तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मदद किया और हम अपनी बात और अपनी बार की बात इस फोरम के ज़रिए बाकी लोगों तक पहुंचा सकें। इसमें सर मैं स्टार्ट यहाँ से करूँगा कि खान साहब हमेशा बात करते हैं इस्लाह की, FBR को ठीक करना है, SCCP को ठीक करना है, बाकी इदारों को ठीक, करप्शन। सबसे पहले मैं उनको ये मशवरा दूंगा वो अपने आप को ठीक करें, अपनी टीम को ठीक करें। वो FBR के जितने मसाइल हैं वो तो उन्होंने जो स्ट्रेटजीज को डिज़ाइन करेंगे तो उसी के मुताबिक ठीक की जा सकती है, वगरना तो उनको ठीक करना मुमकिन नहीं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। उन्होंने FBR के थ्रू एक शाही फरमान जारी कर दिया ऑनलाइन फाइलिंग का कि जी जो सी टैक्स पेयर्स के अगेंस्ट जो ऑर्डर्स पास हो जाते हैं उनकी जो अपील होनी है इनकम टैक्स के मैटर्स में कमिश्नर अपील को, वो उन्होंने शाही फरमान जारी कर दिया एक SRO के ज़रिए कि जी वो ऑनलाइन फाइल होनी है। अब उन्होंने कोई थिंक टैंक ही नहीं, उनका कोई उनकी फ्यूचर प्लानिंग ही नहीं कि जी किस तरह ग्रास रूट लेवल पे क्या मसाइल एग्जैक्टली। अब देखिए ये तो एक आम सी बात है, कोई ऐसा टैक्स गुजार जो कि कोई सैलरी इंडिविजुअल है या कोई ऐसी कोई बेवा, कोई शोदा की बेवा जिसके नाम एसेट्स हैं और उसके लिए लाजिम है, जो बेरा में बैठा हुआ है DG खान है या डेरा इस्माइल खान की किसी देहाती इलाके में बैठा हुआ है, अब अगर वो भी टैक्स पेयर है तो किधर जाए? बिल्कुल। अब वो तो उसके लिए तो ऑनलाइन चीज़ें फाइल करना मुश्किल है और इन केस कुछ ऐसे टैक्स गुजार कि जो किसी काउंसिल की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। पहले वो क्या होता था, कमिश्नर अपील के पास जाते थे, फॉर्म वहाँ पे लिया, वहाँ पे अपनी जवाब लिख दिया कि जी ये प्रॉपर्टी मैंने मेरे इनहेरिटेंस में मिली या मुझे मेरे फादर की तरफ से मिली या मेरे हस्बैंड थे जिनकी डेथ हुई वो कर दिया। अब तो उनके लिए लाजिम और मलजूम है एक तो वो पहले काउंसिल ढूंढेंगे और वो काउंसिल जो IT में भी एक्सपर्ट हो, जो उनकी ऑनलाइन अपील जाके फाइल करेगा और उसके बाद वो वकील साहब हर फजर की नमाज के बाद चेक कर रहे होंगे ऑनलाइन की जी हियरिंग नोटिस आया कि नहीं आया। अब आप देखें कितनी कॉम्प्लिकेशंस इन्होंने क्रिएट कर दी। एक छोटी सी आपकी डिस्टिंक्शन है कि आपने कोई हाई कोर्ट में भी, जी बिल्कुल, इसी पॉइंट पे मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट पिटिशन भी फाइल की थी कि जो उनका ऑनलाइन सिस्टम है उसमें इतने बग्स हैं और इतने एरर्स हैं कि सबसे पहले तो अगर आपने अपील फाइल करनी है वो जो टाइम लिमिटेशन है वो काउंट करता है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, वेयर एज ये तो हाई कोर्ट का और लॉ का सेटल प्रिंसिपल है कि आपका जो से टाइम लिमिटेशन है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ ऑर्डर। और वो क्या करता है, अब जो उनका ऑनलाइन सिस्टम है वो डेट ऑफ ऑर्डर लेता है। वो तो उनका आईआरएस का अपना सिस्टम है, उसमें 6 महीने पुराना डाल दें, 6 साल पुराना डाल दें, हम तो हमारे तो हाथ में वो चीज़ है ही नहीं। सबसे पहले तो आपने जो कंडोनेशन की एप्लीकेशन जो सी है वो आपने एक्सेप्ट करानी है। अपेरेंटली तो देखा जाए तो आपका तो राइट ऑफ अपील ही खत्म हो गया। सबसे पहले तो आपने पीछे भागने सिस्टम के जी मेरी अपील तो कबूल फरमाएं। उसके बाद जब आपकी अपील फाइल होगी आप बिल्कुल ब्लाइंड है आपकी डेट ऑफ हियरिंग क्या है। मतलब आपने हर रोज आईआरएस चेक कर रहे हैं, अगर आप किसी एक दिन आईआरएस ना चेक कर सके और आपकी नेक्स्ट डे पे हियरिंग हो तो आपके अगेंस्ट एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाएगा वहाँ पे। इसके अलावा एक और इशू है, अगर आपने स्टे फाइल करना है अगेंस्ट, आपको पता है रिकवरी या ऑर्डर ठीक नहीं हो गया, आपने स्टे अगर फाइल कर भी दिया है, हमारे जो से सेल टैक्स रूल्स हैं या इनकम टैक्स के रूल्स हैं वो ये कहते हैं अगर आपने जिस दिन स्टे फाइल की है वेरी नेक्स्ट डे या अगर आपने 1 बजे के बाद फाइल किया है, लेट फाइल किया तो उससे अगले दिन के लिए वो लगना ही चाहिए। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप स्टे एप्लीकेशंस फाइल कर देते हैं, हफ्ता 2 हफ्ता आपको पता ही नहीं है, फिर अल्टीमेटली आपको हाई कोर्ट और इन कोर्ट्स में जाना पड़ता है। तो ये जो सिस्टम डिज़ाइन किया ये तो एक अनलेस लिटिगेशन की तरफ हमें धकेल रहा है। दूसरा जो सी अब हमारी आवाम है
जो पहले ही मुश्किलों में हैं, जिनके जो बेरोजगार हैं, जिनके पास खाने के लिए, जिनके पास नौकरियां नहीं है, और जो थोड़ा बहुत कारोबार कर रहे हैं और जिनके लिए अगेंस्ट ऑर्डर पास हो गए, तो उनको तो आपने और पीछे हटेंगे, कॉन्फिडेंस मिलेगा। आप देखें ना, हमारे मौजूदा जो टैक्स पेयर्स हैं, अभी सेल टैक्स की अगर हम सिर्फ बात करें तो वो तो बिल्कुल आटे में नमक के बराबर है। मेरे ख्याल से 1 मिलियन भी नहीं, 1.5-2 लाख हमारे टैक्स गुजार हैं जो सेल टैक्स के हैं। तो इतना तो कारोबारी सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद शहर में बैठा होगा। तो अब हमें डर के बारे वो नहीं आते आगे। अब हमें सर ये देखने की जरूरत है कि हमें अपनी स्ट्रेटजीज चेंज करनी चाहिए। टैक्स गुजार को हम फ्रेंडली एनवायरनमेंट में लेके आए कि वो आसानी के साथ इस नेटवर्क में आए, ना कि हम ऐसा करें कि जो मौजूदा टैक्स पेयर हैं वो भी इस सिस्टम से भागें और जो आना चाहता है वो भी इस टैक्स सिस्टम में आने से इनकारी हो। तो हमें अपनी स्ट्रेटजीज को थोड़ा लीनियट करना पड़ेगा, रेट ऑफ टैक्स को। जी शाह साहब, आते हैं हम दोबारा वक्फे के लिए कहा जा रहा है। नाजरीन हमारे साथ रहिए, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। थैंक यू। वेलकम बैक नाजरीन, जहाँ से हमने गुफ्तगू जारी थी हमारी, और मैं दोबारा जाता हूँ तौकीर साहब की तरफ। बुखारी साहब, क्या समझते हैं आप कि ये जो अभी मसाइल बताए बुखारी साहब ने, इसको किस तरह से, यानी पब्लिक को पब्लिक फ्रेंडली बनाने के लिए गवर्नमेंट को क्या प्रपोज करेंगे कि अगर, मैंने आपको पहले भी यही मैंने कहा, इतना पीरियड उन्होंने गुजार लिया है, अब इस बाकी जो पीरियड रह गया है इसमें किस तरह से यानी लोगों के एतमाद को ये ले सकते हैं कि एतमाद पे पूरा उतर सकते हैं ताकि अगले इलेक्शन में जाके बेनिफिट ले सकें। अभी जैसे अब्बास साहब ने बात की कि ऑनलाइन फाइलिंग के हवाले से, तो ऑनलाइन फाइलिंग को हम अप्रिशिएट करते हैं, जी हाँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक चीज़ ज़रूरी है। अमेरिका जैसे, यूएसए जैसे कंट्री में जो ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स है वो मैंडेटरी नहीं है। वहाँ पे ऑनलाइन फाइलिंग जो है वो मैंडेटरी नहीं है। आप अगर चाहे तो ऑनलाइन कर दे, अगर आप चाहें तो वहाँ से फॉर्म ले और उसको 2 लाइनें लिख के और आप उसको सबमिट कर सकते। आपको क्या ऐसी परेशानी है कि आप इसको अपील की बात कर रहे हो जो अब्बास साहब ने की कि आपने सिर्फ चाहिए ही आपको ऑनलाइन। आप इस पे छोटे टैक्स पेयर्स भी है, आप इस पे जैसे इन्होंने कहा कि कोई बेवा है अगर उसके खिलाफ कोई एक्स पार्टी ऑर्डर पास हो जाता है, कोई भी वो सिंपली जाती है बेचारी, या कोई छोटा ताजर है, कोई दुकानदार है, वो जाता है कमिश्नर अपील के ऑफिस के, जी ये मेरे खिलाफ ऑर्डर पास हो गया, वो उसको एक फॉर्म देता है, वो फॉर्म पे उधर ही फिल करके चालान जमा कराता है और उसकी अपील लग जाती है। तो इसको पहली चीज़ जो आपने तजवीज़ की कि ये जो ऑनलाइन फाइलिंग है बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके साथ मैनुअल की भी इजाज़त दी जाए कि अगर कोई मैनुअल करना चाहता है तो वो करे। आपके पास स्टाफ बैठा है ना, आप इसका रिजल्ट्स लेना चाहते हैं, जो मैनुअल फाइल हो तो जो कमिश्नर अपील का स्टाफ बैठा है, अगर उसके पास महीने में 50 अपील आ रही है या 100 अपील आ रही है और 2 या 4 उसमें मैनुअल आ रही है, वो उसको सिस्टम में डाल दे ताकि वो सारी इकट्ठी हो जाए। एक तो ये बात। दूसरी, मैं तकरीबन सर मुझे तो 15 साल हो गए ये बात, 4 साल मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद टैक्स बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रहा, और उसके अलावा मुख्तलिफ मौक़ों पे हर जगह पे एक ही बात की कि आप खुदारा अपने नेट को बड़ा करें। जब तक आप अपनी बेस नहीं बढ़ाएंगे, जब तक आप टैक्स नेट नहीं बढ़ाएंगे, ये मैं नहीं कहता, आप किसी टॉक शो पे, किसी जगह पे भी बात, पहली बात ही यही होती है, यानी ये तो वो बात है जो सुन सुन के हर बंदा, पंजाबी में कहते हैं सुन हो गया, इतनी सुनी है, लेकिन आपको कहीं नज़र नहीं आती। आप सेक्शन 114 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का पढ़े, वो बताता है किस किस ने रिटर्न फाइल कर रही है। वहाँ लिखा हुआ है कि जो जिनके इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियल कनेक्शन होल्डर्स हैं उन्होंने रिटर्न फाइल कर रही है। जी। आज तक नए पाकिस्तान में भी इस पर कोशिश नहीं की गई कि आपके पास इंडस्ट्रियल कनेक्शन होल्डर कितने हैं जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी के इंडस्ट्रियल कनेक्शंस हैं। 1 मिलियन से ज़्यादा है। आप उसको चेक करें, उसको चेक करें कि आपके पास इंडस्ट्रियल रिटर्न्स कितनी आ रही है इंडस्ट्री से, कि 1 मिलियन से ज़्यादा इंडस्ट्रियल कनेक्शन होल्डर्स हैं जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। लॉ ये कहता है सेक्शन 114 कि जो भी किसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर होगा, जो किसी ये जो कमेटियाँ होती है, अंजुमन ताजरान राजा बाज़ार, अंजुमन ताजरान जोडिया बाज़ार, पूरे पाकिस्तान में उसका भी जो मेंबर होगा वो लाइबल फॉर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न होगा। आप वहाँ से डाटा ले, ठीक। उसके अलावा बार एसोसिएशन का लिखा है कि बार एसोसिएशन का, आई कैप का, फला फला फला, पूरी एक लिस्ट है।
आज तक तो सिंसियर एफर्ट ही नहीं की गई, बासवाए कि ये कह देना कि हमारे पास इतने फाइलर है, ये नहीं बताना कि उन फाइलर में वो लोग कितने हैं जिन्होंने वन टाइम गाड़ी खरीदने के लिए NTN बनाया है या वन टाइम को प्रॉपर्टी खरीदने के लिए NTN बनाया है, वगैरह वगैरह वगैरह, उस हद तक की। और उसमें कितने ज़ीरो टैक्स के साथ रिटर्न फाइल कर रहे हैं, नल रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ये कोई डाटा नहीं है। खुदारा इस पे फोकस करें, और अगर आप स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलेंगे तो आपको समझ आएगी कि टैक्स का नेट बढ़ाना कैसे है। तो अगर आप अपने ऑफिस में बैठ के और अपनी मर्ज़ी के 8-10 बंदों को बिठा के पॉलिसियाँ बनाएंगे तो 2.5 साल में 3 साल में जितना आपने नेट बढ़ा लिया है वो आपके सामने है। अभी जैसे अब्बास ने बात की, सर 1,55,000 टोटल रजिस्टर्ड पर्सन है सेल्स टैक्स पे। ये मैं आपको 1 साल पुराना डाटा, आज 170 हो गए, ठीक है। अब पूरे पाकिस्तान में 1,50,000 या 1,70,000 सेल टैक्स के रजिस्टर्ड पर्सनस हैं। उसमें जो रेवेन्यू आ रहा है सेल्स टैक्स का, उस रेवेन्यू का मोर देन 92%, 92 पॉइंट समथिंग है, वो पूरे पाकिस्तान की 1200 कुछ कंपनीज है जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं, जिसमें लीवर है, फला है, बड़ी कंपनी है, या इंपोर्ट से आ रहा है। बाकी सारा खेल जो है वो 8% पे है, और इतना जनाब स्टाफ और इतनी तकरीरें और ये स्टाफ को सही इस्तेमाल नहीं, ठीक है। उसको जब तक आप सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, उससे काम नहीं लेंगे, आप उनको कहेंगे जी 3 साल के लिए, मैं एक आपके तो से एक सबमिशन करता हूँ कि आप कहेंगे 3 साल के लिए ऑडिट बंद कर दिए। हर एक को आप रेवेन्यू को टारगेट देते हैं ना, रेवेन्यू के टारगेट से क्या होता है कि आपकी टैक्स पेयर्स को जनाब जितना निचोड़ना है, जितना उसको सक्रिय कर रहे हैं आप सक्रिय करें। आप रेवेन्यू टारगेट के बजाय उनको टारगेट ये दें कि इस 3 सालों में हर टैक्स ऑफिसर ने इतने % टैक्स गुजार नए टैक्स पेयर्स लेके आने हैं। आप उनको ये टारगेट दें। इससे क्या होगा कि आपका नेट ब्रॉड होगा, आप ऑटोमेटिकली अपने टैक्स रेट्स को कम कर सकेंगे और आपका रेवेन्यू भी बढ़ेगा। जी, आप यंग आ जाइए, माशाल्लाह आपने LLM किया, और ये एजुकेशन के हवाले से आप क्या समझते हैं कि किस तरह से इस टैक्स के जो हमारे कलेक्टिंग मतलब हमारा डिपार्टमेंट है, और लोगों को किस तरह से एजुकेट किया जाए टैक्स के हवाले से? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो बुखारी साहब की बात को सेकंड करूंगा, जो बात की बुखारी साहब ने। इसमें इस तरह कि हमें अपनी टोटल स्ट्रेटजीज़ को चेंज करना पड़ेगा। हम अगर मौजूदा जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं, हम अगर उन्हीं के पीछे रहेंगे कि जिनसे मैक्सिमम हम कलेक्शन कर लें हैरास करके, या उनको, मैं तो कहूँगा टॉर्चर, जिस तरह पिछले अदारे बने थे जिसमें टैक्स पेयर्स को फिजिकली टॉर्चर किया गया, मारा गया, पीटा गया। तो मेरी सबमिशन ये है कि मैं एक सादा मिसाल के साथ दूंगा। मैं चाइना, हमारा दोस्त मुल्क है, उसकी मिसाल दूंगा कि वहाँ पे अगर एक घर में 5 खाने वाले हैं तो 3 कमाने वाले हैं। वही स्ट्रक्चर हमें अपने मुल्क में लाना पड़ेगा। हमारे मुल्क में क्या है, जितनी टोटल हमारी आबादी देखा जाए, उसमें से अगर टोटल टैक्स गुजार, जिसे कमाने वाले आप कहते हैं, जो टैक्स पे करने वाले हैं, वो बहुत कम है। हमें उन टैक्स गुजार जो टैक्स पे करने वाले हैं उनको बढ़ाने की ज़रूरत है। और बढ़ाने के लिए अब हमने देख लिया डेटर्स का, सर एजुकेट करने से पहले हमें उनका कॉन्फिडेंस लेने की ज़रूरत है। और वो कॉन्फिडेंस किस तरह लिया जा सकता है कि जो मौजूदा टैक्स पेयर हैं उनके साथ हम कुछ स्ट्रेटजी इस तरह रखें कि फाइनल फिक्स को प्रमोट करें। जो फाइनल फिक्स रजीम है कि जी आपने इतना टैक्स दे दिया, आपसे अब किसी किस्म का कोई ऑडिट नहीं है, आप पे किसी किस्म की कोई चार्जेस नहीं है, आपको किसी किस्म का तंग नहीं किया जाएगा, और उसके बाद ऑडिट में उनको परेशान न किया जाए। फिर उनको फैसिलिटीज़ जो अब मौजूदा दी जा रही हैं कि जो टैक्स पेयर हैं, जो एक्टिव टैक्स पेयर्स हैं, उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। उनके ऊपर रेट ऑफ टैक्सेस में अगर गाड़ी का टोकन लगाने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं बैंक वगैरह में, तो फैसिलिटेशन इसी तरह रखें, रेट ऑफ टैक्सेस कम रखें और उनको परेशान करना कम करें, ताकि इनकरेज किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। ये भी लोगों तक ये पहुँचती नहीं है। ये तो जिस वक्त को गाड़ी लेता है उस वक्त को कहा जाता है कि इतना तुम्हें कंसेशन मिलेगा तो चले जाए। इसको जनरल पब्लिक को ये इंप्रेशन भी होना चाहिए ना, किस तरह से एजुकेट किया जाए। कोई मोड हमारे पास क्या है, या तो इसको एजुकेशन सिस्टम में डाला जाए, यानी बेसिक एजुकेशन सिस्टम में भी ये चीज़ें हो कि जो इतना। बिल्कुल, मैं इसी पॉइंट पर आता हूँ। सर देखिए, हम बीइंग ए मुस्लिम कंट्री,
अगर हम एजुकेशन की बात की जाए तो कुरान पाक को तो सब मानते हैं और उसमें तो वाज़ेह जिक्र है ज़कात का। तो अगर हम ज़कात देख लें, हमें से कितने लोग देते हैं, तो एजुकेट हम करें ना, देते टैक्स नहीं देते। खैरात देने में ये कौम हमारी कौम सबसे आगे है, डोनेशन देने में सबसे आगे है, लेकिन जब टैक्स की बारी है उसकी वजह क्या है? जी प्लीज उसकी वजह ये है, जैसे अब्बास ने कहा कि जब तक आप कॉन्फिडेंस लेवल लोगों का बहाल नहीं करेंगे, आज की डेट में भी सर ये हो रहा है कि मैं एक टैक्स प्रैक्टिशनर हूँ, अब्बास एक टैक्स प्रैक्टिशनर है, हमारे पास एक टैक्स पेयर आता है, वो कहता है मैंने आज तक रिटर्न ही नहीं फाइल की। हम उससे पूछते हैं आप क्या करते हैं, वो कहता है मेरे बैंकों में इतना पैसा पड़ा है, ये पड़ा है, वो पड़ा है। हम उसको कन्विंस करते हैं कि खुदा के बदले आप रिटर्न फाइल करो, वगरना फंस जाओगे, ये होगा वो होगा वो। आजकल तो बैंक ट्रांजैक्शंस पे भी बड़ा, अब वो क्या करता है, वो हमारे कहने पे रिटर्न फाइल करा देता है। हमें भी फीस दे दी उसने, हमसे मुराद टैक्स कंसल्टेंट को भी फीस दे दी, सरकार को भी टैक्स दे दिया, और उसने अपनी 2020 की या 19 की या 21 की जिस साल की है उसने रिटर्न फाइल कर दी। 100% 99 नहीं, उसको पिछले 5 साल का नोटिस आ जाएगा कि भाई आ गया, हमने तो तुझे नहीं पकड़ा, तू अपनी मर्जी से आ गया हमारे नेट में, ठीक है, तू 2020 की रिटर्न है, 19 की किधर है, 18 की किधर है, 17 की किधर है, वगैरह वगैरह, पिछले 5 साल की उसकी नोटिस आ जाएगा। अब जब नोटिस आ जाएगा, चूँकि उसने रिटर्न फाइल नहीं की, उसके पास डाटा नहीं होगा, और उसका वो हाल होगा कि वो उसको देखने वाले सैकड़ों लोग इबरत हासिल करेंगे कि भाई जब तक छुपे हो, वो पकड़ेंगे तो पकड़े जाना, खुद कभी वकील के पास चल के ना जाना कि जी मैंने आज तक रिटर्न नहीं फाइल की। जब तक ये कल्चर आप ख़त्म नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंस बहाल नहीं करेंगे कि एक बंदा आया है, आप रोज़ हर चौथे महीने साल के बाद एक एमनेस्टी लेके आते हैं, आप इस तरह के लाज बनाएं कि एक बंदा जो नया टैक्स पेयर बना है, आप उसको थोड़ा ब्रीथिंग टाइम दें। अब ये नहीं कहते कि दोबारा आते हैं, ज़रा वक्फे के लिए कह रहे हैं। तो नाज़रीन प्लीज़ स्टे विद अस, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम मईशत और सियासत में खुशामदीद। जहाँ से हम गुफ्तगू कर रहे थे, बुखारी साहब के पास दोबारा जाते हैं। बुखारी साहब जी, ये तो ठीक है कि हम लोगों के मसाइल, और ये मेरा जो शुरू ही मैंने इसी बात से किया था कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है, या कोई भी गवर्नमेंट होती है, पहले भी जो गवर्नमेंट है उनके ऊपर भी इस किस्म की, लेकिन उन्होंने कोशिश की। मौजूदा गवर्नमेंट को आप क्या कैसे देखते हैं कि ये जो इनका पीरियड गुजर गया और जो पीरियड बाकी है, आधे से ज़्यादा पीरियड गुजर गया, अब अगला पीरियड होगा, ये क्या करें कि लोगों का एतमाद हासिल कर सकें और आइंदा इलेक्शन में जाके शो कर सकें कि हमने ये किया है, टैक्स के हवाले से भी, इवन अदरवाइज़ मईशत के हवाले से, क्योंकि कोरोना भी रहा, बाकी मसाइल भी रहे, तो ये सारी चीज़ें पेश नज़र रखते हुए इसमें अगर सर मैं एक गैर सियासी गैर सियासी बात करूँ तो वो ये है कि विल है इनकी, इससे कोई दो राय नहीं है। कैसे कर रहे हैं, इसके लिए टीम नहीं है, जो कि वो खुद भी एडमिट कर चुके हैं कि हमारे पास टीम नहीं है। और टीम ना होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जो चंद लोग, अगर फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस की कमेटियां जो बनाई गई हैं, किसी भी आप साइट पे चले जाएं, जो चंद लोग इर्द गिर्द मौजूद हैं, उन्हीं को बिठा के उन्हीं से मशावरत, उन्हीं से बातचीत होती है नेशनल लेवल पे। तो नेशनल लेवल पे नहीं है, आप जो स्कॉलर्स हैं, जो अच्छे इस फील्ड में, उनको शामिल करें, बड़े लेवल पे सेमिनार करें, लोगों के प्रोग्राम्स में बड़े एक्सपर्ट हैं हमारे मुल्क में मईशत के, और उनको बुलाएं। आप ऑल पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन की प्रेसिडेंट कॉन्फ्रेंस बुला सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज माहिरीन आप उसके अलावा जो आई कैप के बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जिनका एक नाम है, जिनकी एक सर्विस है, जिनको 20-20, 30-30 साल हो गया, इसी तरह ICMAPs है, इसी तरह एडवोकेट्स हैं, और इसी तरह बिल्कुल पूरी एक टीम है। तो आप बजाय इसके कि थिंक टैंक आपने अपनी मर्जी से जो लोग आपको बताया गया कि इसको थिंक टैंक में डाल ले, इसको डाल ले, इसको डाल ले, और ये 8 लोगों की आप टीम बनाए और ये बैठ के काम करें। मैं तो उस दिन देख रहा था कि ये जो नया पाकिस्तान हाउसिंग में एक लिस्ट में देख रहा था जो उस पर काम कर रहे हैं, तो उसमें मुझे एक बंदा ऐसा नहीं मिला जिसका हाउसिंग साइट पे एक्सपीरियंस हो। ये एक बंदा ऐसा टैक्स एक्सपर्ट या इकोनॉमी या इस साइड पे एक बंदा मुझे ऐसा उस पूरी लिस्ट में नजर नहीं आया। अब देखिए आप क्या करें, मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ है, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है, बैरिया टाउन है, और मुख्तलिफ लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी दूसरी तीसरी, इनके साथ भी तो प्रोफेशनल्स लगे हुए हैं ना, जो प्रोफेशनल्स इनके लिए काम कर रहे हैं।
आप उनको बुलाएं और उनसे पूछे कि ये काम हमने कैसे करना है। आप उनकी माने या ना माने ये आपकी स्वाबदीद है, लेकिन आप उनसे पूछे तो सही। लेकिन इस चीज़ का साहब आप क्या कहते हैं इस मामले में? बात पे हूँ कि जब भी कोई आपने स्ट्रेटजी डिज़ाइन करनी है, कुछ करना है, हमारी जो सी बार है, अगर आपने कोई टैक्स रिलेटेड आपने कोई पॉलिसीज़ बनानी है तो आप टैक्स बार को, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गए या जोन्स जितनी भी अंजुमन ताजरान हैं, आप इनके जो स्टेक होल्डर्स हैं इनकी आउटपुट आपने कि जी हम ये लॉज बनाना चाह रहे हैं और लेते तो है जाते हैं, ये आप क्या समझते हैं कि क्यों इसमें कामयाब क्यों नहीं होते? मतलब जाते हैं ना ये जो हमारे मिनिस्टर्स और FBI के लोग हैं, जाते तो हैं। सर इसमें इस तरह है कि हमारी अगर किसी बार से अगर राय ली भी जाए किसी टैक्स लॉज में, और वो जो जितनी आउटपुट जाती है, जितनी हम प्रेजेंटेशन भेजते हैं, माजरत के साथ तो डस्टबिन में फेंक दी जाती है, उसको कंसिडर ही नहीं किया जाता। वो सिर्फ अपने मफाद के लिए या अपनी आसानी के लिए जो तरीक़ेकार हैं उन्हीं को अपनाया जाता है। तो जब तक आप जो बार्स हैं, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, आप उनके साथ बैठ के मशावरत करके पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगे तो माजरत के साथ नाकामी है। मीटिंग में सर जो बैठे हैं ना, जो भी बैठे होते हैं, ख्वाह मैं FBR या कॉमर्स की बात नहीं कर रहा, हर फील्ड में जो भी बैठे हैं ना वो एक माइंड सेट के साथ, यहाँ भी कन्फ्रंटेशन ज़्यादा होती है और जी वो एक माइंड सेट के साथ बैठे हैं। बिल्कुल जैसे आप भी जुडिशरी से रहे और सारी ज़िंदगी आपने ये काम किया कि जब हमारे एक जज साहब एक माइंड लेके बैठ गया है कि मैंने ये रिट डिसमिस कर दी है, आप जो मर्जी करें, क्योंकि वो माइंड बना के आए हैं, मैंने अगर माइंड बना के आए हैं तो अमूमन होता नहीं। अब इधर भी मीटिंग्स में जो सब चंद लोग बैठे होते हैं जो ऐवान इक़्तिदार के करीब हैं या उसका हिस्सा है, तो वो एक माइंड सेट के साथ बैठे हैं कि ये काम, अब उस मीटिंग में वो ख्वाह अंजुमन ताजरान है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है या बार एसोसिएशन है, उसमें से वो बात उनको अच्छी लगेगी जो उन्होंने माइंड बनाया हुआ है। अगर उसके मुताबिक वो बात ठीक है, वगैरह वो जितनी मर्जी एक बात ऐसी कर दे कि जो उसके लिए फेवर में है तो उन्होंने उसको डस्टबिन में। जी बुखारी साहब, हम कंक्लूड करते हैं, आप कोई क्या प्रपोजल देना चाहेंगे मुल्क के मफाद में कि जिससे मुल्क में बेहतरी आ सके ओवरऑल? सर ओवरऑल तो सबसे पहला मैं ये रिपीट करूँगा कि जो टैक्स लॉज है इसमें थोड़ी रिलैक्सेशन दी जाए, टैक्स के अलावा जनरल बात भी हम करें, और टैक्स लॉज के अलावा सबसे पहले तो इस मुल्क से बेरोज़गारी पे काम किया जाए। उसके बाद जो से हमारे लोग हैं जिनको खाना नहीं दिया जा रहा या जो भूख से मर रहे हैं, अफलास से मर रहे हैं, तो हमें अपनी मईशत पे एक तवज्जो देने की सबसे पहले ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम ये कहें कि जी हमने इतने लोन्स पे बैक कर दिए या इतने हमने रोड्स बना दिए। उनको छोड़ के जो हमारी जो नेसेसिटीज़ हैं उन पे हमें पहले तवज्जो देनी चाहिए, और हमारे जो लोग हैं जब वो खुशहाल होंगे तो हमारा मुल्क तरक्की पजीर होगा। फाइनल सर, मैं सर फाइनल रिमार्क्स ये दूंगा कि मैंने एक दफ़ा नया पाकिस्तान में हमारे जो लीडर है जनाब इमरान खान साहब, उनकी एक स्पीच सुनी, मैं बड़ा मुतासर हुआ उस स्पीच पे। उन्होंने एक दफ़ा एक बात कही थी, ये कभी किसी क्लिप पे दोबारा मैंने नहीं सुनी। उन्होंने कहा था कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो बग़ैर पैसा लगाए आप कर सकते हैं, जिसको आप एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, कि उसमें आपको फंड्स की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपने काम करने वालों को ठीक करना है। लेकिन मैं आज भी देख रहा हूँ कि इस चीज़ का फुकदान है। अभी अब बाकी सारी चीज़ें, गुड गवर्नेंस, के अगर आप सारी चीज़ें जैसे पहले पुराने हाल थे, पहले फिर इससे बेहतर होगी, अगर सारी चीज़ें ज़्यादा होती, सारी चीज़ें आज अगर आप देखें कि आज क्या पोजीशन है, सिर्फ आप इस्लामाबाद जाने के लिए अगर एक्सप्रेस वे पे जाएंगे तो आपको नज़र आएगा, मैं आज भी देखता हूँ चूँकि मेरा इधर से ही रोज़ गुज़र होता है, कि जो ट्रक की लेन है जहाँ पे ट्रक ने जाना है उसके साथ दूसरा और तीन ट्रक चल रहे हैं, वो एक दूसरे को बट कोई पुलिस वाला वहाँ पे खड़ा नहीं है। इसके लिए उनको तनख्वाहें मिल रही हैं, उनको तनख्वाहें मिल रही हैं, ठीक है, वहाँ पे कोई नहीं खड़ा। सब अदारों का यही हाल है, हम FBR को छोड़ दें, सब अदारों का यही हाल है कि वहाँ पे आप बगैर पैसों गवर्नेंस का कर सकते हैं। गवर्नेंस का इंतहाई फुकदान है, इंतहाई फुकदान। बिल्डिंग के कंस्ट्रक्टर इन द बेस। और मैं सर एक ऐड ऑन करना चाहूँगा, आप अगर हमारे मुल्क में देखें किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप टैलेंट ले लें, ह्यूमन रिसोर्स पे देख लें, फिर आप मिनरल्स पे ले लें, रिसोर्सेज पे ले लें, अल्लाह का करम है, वो है पुअर एडमिनिस्ट्रेशन। अगर उस पर तवज्जो दी जाए तो हमारे हालात ही इंशाल्लाह, जिस तरह मलेशिया ने तरक्की की, इंडोनेशिया ने की, वो भी हमारे साथ की थे। तो अगर थोड़ी हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, जर्मनी इतनी बड़ी तबाही के बाद वर्ल्ड वार के उन्होंने सारे पैसे भी अदा किए, तबाह जंग भी अदा किया, और आज माशाल्लाह इकॉनमी में टॉप पे जा रहे हैं। तो ये सिर्फ गवर्नेंस थी जो जिसकी वजह से वो कामयाब। आखिरी सर बात मेरी ऐवान इक़्तिदार में जो साहिबान बैठे हैं
वो अब ये तस्बीह पढ़ना छोड़ दें, करें, नहीं छोड़ेंगे, ये कर देंगे, ज़रूर करें। लेकिन अदालतों में लोग तंग आ गए इनकी ये बातें सुन के। कुछ डिलीवर करें, ये रोज़ आके बताएं कि आज हमने ये प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, आज हम ये काम करने शुरू जा रहे हैं, पिछला जो काम वो कर गए, उनको हमारी एक टीम हमने बना दी है, जब हम कुछ कर लेंगे तो आके आपको बता देंगे। होता कुछ नहीं है, ठीक है, और शोर डला हुआ है 2.5 साल। अब ये शोर डालना बंद करें, काम करें, उनको जितना फिक्स कर सकते हैं करें। हमें इससे कोई हमारी दो राय नहीं है। अगर किसी ने चोरी किया तो उस चोर को उसके कैफरे किरदार तक पहुँचाए, शोर बंद करें, काम करके दिखाएं। काम अब टाइम ऐसा आ गया। थैंक यू वेरी मच जनाब बुखारी साहब, अपना अब्बास साहब, बहुत नवाजिश आपने अपने कीमती वक्त से हमें दिया है। इंशाअल्लाह आइंदा किसी और प्रोग्राम में फिर आपको ज़हमत देंगे। नाज़रीन, हमारी कोशिश है कि ऐसे मसाइल जिनकी वजह से मुल्क में एक हिजान की कैफियत पैदा हो जाती है और लोग समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इससे निपटा जाए, हम कोशिश करते हैं कि अपने इस ऐसे प्रोग्रामों से कोई अच्छी राय सामने ला सके, जिससे मुल्क के लिए बेहतरी हो सके, मुल्क की तरक्की के लिए कोई बेहतर इक़दाम किया जा सके। थैंक यू वेरी मच। आइंदा किसी और प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।